ठीक है, तो अपने क्या क्या पढ़ लिए थे? अपने उस दिन पढ़ लिए थे मीनिंग एंड नेचर, अपने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का लिमिटेशन पढ़े थे, ये 3 चीज पढ़े थे ना आपने उस दिन खाली। ऑडिट का बेनिफिट से पढ़ना बाकी था। तो फटाफट एक बार मैथ के पेजेस से गो थ्रू करते। देखो ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ एक काम और भी बोलता है पढ़ने के लिए। अपने को यहाँ पे मीनिंग तो पढ़ना ही है जो अपने पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप अपने पढ़ लिए, नीड एंड बेनिफिट्स अपने देखे, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन अपने देखे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बात आ रहा है, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक नया टॉपिक आएगा, ऐसे 200। ओके, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ क्या कर रहा है, एक काम एक्स्ट्रा, वो बोलता है तुम जो जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें जहां जहां स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट काम आ रहा है उससे कनेक्टेड उसका रेफरेंस भी तुम वहीं पे पढ़ लो, ठीक है। और ऑडिट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से, ऐसे के हिसाब से ऑडिट में और क्या क्या चीज लगता है वो भी तुम यहाँ बेसिक में ही जानो। तो अपने क्या क्या पढ़े थे? अपने पहला टॉपिक पढ़े थे ये ओरिजिन ऑफ ऑडिट, जो अपने पढ़े थे कौटिल्य अर्थशास्त्र से आया था। उसके बाद जब अंग्रेजों का जमाना था तब ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था वो लोग 1860 में। और उसके बाद अपने पढ़े कि जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया बनाया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर 1949 में पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होकर बनाया गया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यही इसका ओरिजिन का कहानी है, जो उतना डिटेल में और जानने का दरकार नहीं है। फिर अपने पढ़े मीनिंग ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट क्या है सर? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। नंबर 1 वर्ड क्या चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसका? कोई भी बिजनेस एंटिटी का, फिर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, किसी भी साइज या लीगल फॉर्मेट का हो, मतलब कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, सो प्रोप्राइटरशिप हो। वेयर एन एग्जामिनेशन विद, और ये एग्जामिनेशन में तुम क्या दोगे? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो। तो क्या क्या कीवर्ड मिला डेफिनेशन में याद करने का? सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्या चीज का? इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। किसका? एनी बिजनेस एंटिटी। तुम एनी एंटिटी बोलो, एनी एंटिटी। अब एनी एंटिटी में तुम बोल सकते हो चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, या किसी भी साइज या किसी भी लीगल फॉर्म का है। उतना बोलने का दरकार नहीं है, ये बात बोलने का दरकार नहीं, बस तुम्हारी जानकारी के लिए था। तुम एनी एंटिटी जब बोलोगे तो उसमें सब आ गया। और इस एग्जामिनेशन में तुम क्या दोगे? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो, बस यही कीवर्ड है। 1 2 3 मेन 3 कीवर्ड, 4 कीवर्ड है, ठीक है जी सर। अब तुम्हारा वो क्या किया? वही 4 वर्ड को एक्सप्लेन किया बैठ के। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जो मतलब भी किसी के हाँ बोलो 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 बिंदास बोलो। किसी के, मान लीजिए हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना, किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमको जो अच्छा लगे वैसे ही करेंगे एकदम। नॉट ए सबऑर्डिनेट टू द विशेस और द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तुम किसी की विश या किसी के डायरेक्शन पे चेक नहीं करोगे, तुम अपना जजमेंट अपने हिसाब से बनाओगे, न्यूट्रल होके। तुम किसी की विश और डायरेक्शन पे काम नहीं करोगे। जो कौन वो किसी कौन जो तुमको इंगेज किया है, मतलब जो तुमको अपॉइंट किया है, तुम उसके विश और डायरेक्शन के हिसाब से जजमेंट नहीं दोगे, तभी माना जाएगा वो इंडिपेंडेंट है। सर जो मेरे को अपॉइंट नहीं किया उसके विश पे दे सकते हैं। हाँ, अगर तुमको तुमको कोई कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया है तो तुम ये देखोगे कि गवर्नमेंट तुमसे क्या चाहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुमसे क्या चाहते हैं, एसेस तुमसे क्या चाहते हैं, तुम उसके हिसाब से अपना ओपिनियन दो। तो इससे ज्यादा बात यहाँ सीखने के लिए नहीं है। नहीं सर। अब आता है सर यहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कौन होता है इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1, वो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव में नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उससे तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वो तुम्हारी कंपनी का एक सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए।
नंबर 4, वो तुम्हारी कंपनी से किसी भी तरीके से इनडेप्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारी कंपनी का उसके ऊपर कोई उधार नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर नहीं हो तो तुम इंडिपेंडेंट है। ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी कंपनी का सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। सर सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? 90% हाँ, इतना शेयर होल्ड कर रहे हैं कि उससे तुम्हारी कंपनी में हम इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। अब ऐसे तो हम टाटा का 2% शेयर ले लिया तो क्या हम टाटा का ऑडिटर नहीं हो सकता है क्या? सर वो तो फिर गजब बात हो जाएगा, फिर तो कोई भी चार्टर्ड किसी भी कंपनी का शेयर नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग का बात हो रहा है। हाँ, और इनडेप्टेड नहीं मतलब तुमको कंपनी लोन भी नहीं दिया उधार देना और तुम्हारे भी यहाँ पे गारंटी भी नहीं दिया। लोन तो तुमको कोई और दिया है लेकिन कंपनी तुम्हारे लिए गारंटी दिया, तो भी तुम इनडेप्टेड ही माना जाएगा। सर इसका तो एक एक्सेप्शन है ना, इसके 1 लाख तक उसको मिलेगा, 1 लाख के ऊपर होगा तो आप ये इंडिपेंडेंट माना बिल्कुल। हाँ, तो वही तो बोलने जा रहा था। इंडेप्टेड मतलब कहाँ तक? हाँ, इंडेप्टेड मतलब 1 लाख अमाउंट के ऊपर। जैसे शेयर होल्डिंग में भी 1% 2% से कुछ नहीं होता, वैसे यहाँ पर भी 1 लाख के नीचे तक का डेप्टनेस को इंडेप्टेड नहीं मानते। ठीक है। और एक बिजनेस का एक था, बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आना पड़ेगा। बिजनेस रिलेशनशिप में लेकिन एक बात है, बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, लेकिन बिजनेस रिलेशन में एक बात है, अगर तुम उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे डील कर रहे हैं जैसे बाकियों को करता तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ठीक है, बिजनेस रिलेशन भी आ जा सकता। तो ये 5 बातें इंडेप्टेड की थी। तो डेफिनेशन में पहला की एलिमेंट इंडिपेंडेंस था, हम लोग पढ़ लिए। दूसरा की एलिमेंट है विश और डायरेक्शन, वो तो नॉर्मल बात हो गया। तीसरा की एलिमेंट क्या था यहाँ पे कि तुम अपना तुम्हारा वो जो बिजनेस है जिसका तुम ऑडिट कर रहे हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो या किसी भी फॉर्मेट का हो, उसका मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर है। हालांकि यहाँ बोला देख सकते हो, तुम जिसका एग्जामिनेशन कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, मतलब एनजीओ का भी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है, ये बोलना चाहता था और कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि वो छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है, ऑडिट किसी भी बिजनेस का हो सकता है। होगा ही नहीं, एक मिनट पॉइंट है बेटा, होगा ही मत बोलो, हो सकता है बोलो। क्यों सर? होगा ही मतलब तो ये हो गया क्या क्या मेरे बिजनेस में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल, क्या मेरे को ऑडिट करवाना जरूरी है क्या? नहीं सर, एक लिमिट होता है, 1 करोड़ के नीचे का टर्नओवर हो तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ऑडिट 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो तो ऑडिट कंपलसरी है, तब ऑडिट होगा। हाँ कंपलसरी है। लेकिन सर आपका अगर 2 लाख का भी टर्नओवर आप ऑडिट कराना चाहते हैं कराइए ना, कोई मना थोड़ी नहीं। तो यहाँ पर बोला है कि बिजनेस छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बिजनेस पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो सर आप एक ही वर्ड बोले थे, एनी एंटिटी। ठीक बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं सर, इन डूइंग सो ही हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या चेक करोगे तुम? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये हमको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बात मिसलीड, मिसगाइड, मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। हम ये बोलेंगे तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सारे रेफरेंसेस के हिसाब से बने, मतलब रूल के हिसाब से। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रॉपर एविडेंस के हिसाब से बने। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कोई बात को ओमिट नहीं किया है। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस है, मतलब क्लमजी या कंफ्यूजिंग नहीं है। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड और डिस्क्राइब्ड हुआ है, हर हेड को तुम प्रॉपर्ली अलग अलग लिखा है, और अल्टीमेटली बोलेंगे तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं। तो सर ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ज्ञानबाजी वाला क्वेश्चन था। फिर हम लोग ये क्वेश्चन पढ़े थे सर, ऑडिट किस किस सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है? सर ऑडिट अकाउंट से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल सर, आप अकाउंट देखते हो ऑडिट में। सर ऑडिट में आप लॉ भी चेक करते हो, लेकिन सारा लॉ नहीं बेटा। अब एक ऑडिटर को बोलेगा इंडियन पिनल कोड का एक्ट नहीं पता था, तो सर क्या ऑडिटर है वो कोई क्राइम लॉ थोड़ी नहीं पड़ गया। हाँ, तो उस बिजनेस एंटिटी पे जो जो लॉ एप्लीकेबल है केवल उनका बात हो रहा है। अब तुमको इकोनॉमिक्स के सारे इकोनॉमिक्स का थ्योरी याद होना जरूरी नहीं है कि है ना फेयोल क्या बोल के गया था, मार्शल क्या बोल के गया था, एडम स्मिथ क्या बोल के गया था। नहीं सर, वो नहीं जानना है,
लेकिन तुम्हारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर कोई इकोनॉमिकल बात का इंपैक्ट हो रहा है तो वो तुमको पता होना जरूरी है। तुमको मैथ और स्टैट्स का सारा वो टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर थोड़ी ना आना जरूरी है, लेकिन तुम्हारे डेटा कैलकुलेट होने में जो मैथमेटिक्स लगा है या स्टैटिस्टिकल चार्ट्स बनी है या कोई डेटा तुम चेक कर रहे हो उसका तुमको जानकारी होना चाहिए। तुमको कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर या अंदर में सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है थोड़ी ना पता होना जरूरी है, पर तुमको इतना तो पता होना जरूरी है कि टैली में डाटा डलेगा कैसे और उसका फाइनल बैलेंसेस कहाँ कहाँ चेक करेंगे। तुमको एफएम का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ना वैल्यूएशन निकालोगे बैठ के एक एक चीज का, वो तुमको नहीं भी पता हो सकता है, लेकिन तुमको ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी कैलकुलेट जो किया वो मेथड क्या बोलता है, सही है या नहीं। तुमको वैसे मटेरियल लेबर का वो एक एक कैलकुलेशन जो कॉस्टिंग वाले को आना चाहिए थोड़ी ना पता होना जरूरी है। लेकिन जो यानी सर सब बातों में आप एक ही बात बोलना चाहते हो कि ये सारे सब्जेक्ट मैटर जो कंपनी के या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो जो इफेक्ट कर रहा है, जो जो उससे कनेक्शन में आ रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है जी सर। हाँ। फिर एक ज्ञानबाजी वाला क्वेश्चन था कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम हर चीज के बारे में क्या निकालना चाहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। और दूसरा चीज मेरा ये होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो नियम है उसके हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज दिख रहा है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एज पर ऐसे उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ है, तो मतलब वो सब जानकारी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा है। तो अगर उनमें से कोई जानकारी नहीं बता रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है जी सर। अपने लास्ट क्लास पढ़े थे एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस, तो तुमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस का जरूरत नहीं है, तुमको रीजनेबल एश्योरेंस का जरूरत है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कोई चीज से मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस होना जरूरी है। और रीजनेबल और एब्सोल्यूट का मतलब अपने पढ़े थे, एब्सोल्यूट मतलब हाई लेवल एश्योरेंस, कंप्लीट एश्योरेंस। सॉरी, रीजनेबल मतलब हाई लेवल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट एश्योरेंस। तो तुमको कंप्लीट एश्योरेंस कभी नहीं चाहिए, तुमको हाई लेवल एश्योरेंस होने से चलेगा। मिसस्टेटमेंट कैन ऑकर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर और बोथ। तो तुम्हारा मेन फोकस किस पे होगा? सर मेरा मेन फोकस पहले एरर पे होगा, हम फ्रॉड पे पहले फोकस नहीं करेंगे। हाँ, मेरा पहला एश्योरेंस, मेरा रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए एरर को लेकर। तो ये अपने, अब देखो जैसे तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैंने एक काम अच्छा किया, एंड ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी बना दिया यहाँ पे। तो क्या क्या चीज का तुमको एश्योरेंस चाहिए और क्या क्या का, तो ये देखो 1 2 3 4 5 जो तुम ऊपर टॉपिक पढ़ा ना, उन्हीं को यहाँ पे शॉर्ट में लिख कर दिया पूरा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है। इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस कि वो फ्रॉड या एरर दोनों में से किसी भी कारण से मिसस्टेटेड नहीं है। ठीक। तुम्हारा दूसरा चीज क्या होना चाहिए? तुम ओपिनियन दे रहे हैं इसके ऊपर। तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कंपनी सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया है कि नहीं, मतलब जो जो फॉर्मेट या जो जो अकाउंटिंग रूल एप्लीकेबल है वो फॉलो हुआ है कि नहीं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है कि नहीं उसका रिपोर्ट दोगे तुम अपना ओपिनियन दोगे ऑडिट फाइंडिंग्स जो तुमको मिला है उसके हिसाब से। ये रिपोर्ट कम्युनिकेट करोगे तुम किसको? जिसको दरकार है, जनरली शेयर होल्डर को। इसके अलावा तुम जैसा ऑडिट कर रहे हो उस ऑडिट का जिसको तुमको देना है जमा उसके हिसाब से, और एसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट। तो देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे नीचे देखो इसका चार्ट बना है, यहाँ पे ये अपने पढ़ चुकी है पिछला क्लास में। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर चेक बॉक्स बना है, तुमको क्या क्या चीज पे टिक लगा है और क्या क्या चीज तुम्हारा काम का नहीं है, मतलब व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड डोंट डू। तो यहाँ पे देखो बोला कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला ना सारा लॉ सारा प्रोडक्शन कंसेप्ट तुमको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको क्या चेक करना है, तुम्हारा स्कोप में क्या क्या आएगा, वो सारा एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है।
रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट, जो तुम्हारा दूसरा स्कोप क्या होगा कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुम ले रहे हो ये चेक कर लो वो रिलायबल है तो और सफिशिएंट है तो। तुम जो जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हो वो भरोसा करने लायक है तो, और दूसरा बात वो पूरा है तो या कम पड़ जाएगा और भी चाहिए। तुम्हारा दूसरा स्कोप ये देखना कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सारा डिस्क्लोजर कंपनी कर रहा है कि नहीं। और आखिरी बात, तुम्हारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे केवल ओपिनियन देना, जजमेंट नहीं। तो ये तुम्हारा स्कोप है। क्या क्या तुम्हारे स्कोप में नहीं आता? Yes. कंपनी का अकाउंट बनाना तुम्हारा काम नहीं है। एज तो सर हमें बनाएगा, हमें ऑडिट करेगा। देखो नहीं, और अगर तुम बना रहे हो तो फिर ऑडिट कोई और करेगा, रूल से। वही तो हुआ। हाँ, लेकिन यह बोला है कि काम नहीं है तुम्हारा एज ऑडिट। जनरली चार्टेड को बोला गया है वो ऑडिट अकाउंट बनाने नहीं बैठे। जनरली चार्टेड को बोला गया है that you don't prepare the accounts। अब बनाता है इंटरनली बैठ के वो अलग बात होगी, बट साफ साफ मैंने हम लोगों का काम बनाना है ही नहीं। तुम बनाने का काम कब करेगा? जब तुम उस कंपनी में जॉब करते हो, तुम वहां का एम्प्लॉय है, देन तुम बनाएगा। जनरली आउटसाइडर चार्टेड को, इंडिपेंडेंट चार्टेड को ये बात मना ही है कि तुमको अकाउंट बनाना ही नहीं है। ठीक है? ठीक है। ना तुम बना रहे हो मतलब तुम वहां के एम्प्लॉय हो गए फिर एक तरीके से। ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर। अब जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन देना ऐसा फील्ड में जो तुम्हारा फील्ड ही नहीं है। हम एग्जांपल दिया था लास्ट, एक बिल्डिंग 20 करोड़ का होना चाहिए कि 2 करोड़ का, चेक करके बताओ। तो ये तुम्हारे स्कोप के बाहर है। सिविल इंजीनियर करेगा। हाँ, तुम्हारे स्कोप के बाहर है। ज्वेलरी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है देख के बताओ, तुम्हारा काम नहीं है ना। तो हाँ। जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी के बाहर है वो तुम्हारा ड्यूटी में नहीं आता। देखो क्रॉस किया हुआ। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं ये भी चेक करने के लिए तुम एक्सपर्टाइज नहीं हो, और इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा काम नहीं है। ठीक नहीं है। अब देखो तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ कितना अच्छा काम किया। तुम एक चीज पे गौर करो, अपने जो लास्ट टीचर का पीडीएफ भी देखे थे वहां भी एक बात था, प्रैक्टिकल एबव स्टडिंग थ्रू एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। वहां पर भी ये टॉपिक था जो इस चैप्टर में पढ़ने लायक बात पे। तो देखो ये लोग यहाँ पे केस स्टडीज बनाया। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ तुम्हारे लिए ट्राई किया है कि केस स्टडी बनाए, लेकिन ये कम है, इसीलिए वो दूसरे टीचर का रेफरेंस बुक से अपने केस स्टडीज करेंगे एक बार जब वो बुक मिल जाएगा जनवरी में। ठीक है? देखो यहाँ पे दिया, लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड इन एनएससी। तो लालजी भाई नाम का एक आदमी है, वो शेयर खरीदा है कंपनी का। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन हैविंग रोबस्ट टर्नओवर। और कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कंपनी का हेल्थ बहुत अच्छा है और कंपनी का टर्नओवर रोबस्ट है, मतलब जबरदस्त टर्नओवर है कंपनी। कंपनी में लो डेब्ट है एंड गुड प्रॉफिट है, मतलब उधार भी कम है, टर्नओवर भी जबरदस्त है और प्रॉफिट भी अच्छा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा है। On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. जिस कंपनी में वो पैसा लगाया उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा है। देख लालजी भाई एक नॉर्मल आदमी है, वो एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है जिस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ शानदार है। ठीक है? हाँ, और वो एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड है कि उस कंपनी में उसका पैसा डूबेगा नहीं। Do audited result and audit report of company provide such assurance to investigator like लालजी भाई? Is thinking of लालजी भाई correct? क्या ऑडिटर ओपिनियन को देख के वही लालजी भाई ये डिसीजन ले सकते हैं? अब दे रहा है तो वो तो लेना ही तो पड़ेगा, मतलब अगर सब सही है। ऑडिटर अगर उसको ऑडिटर का ये काम ही नहीं है कभी, ऑडिटर का ये काम ही नहीं है कभी कि इन्वेस्टर्स को वो ये बताए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, कि ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। ये आउट ऑफ स्कोप है। तुम अगर मेरे पास आएगा ना कि सर आप तो इस कंपनी का बैलेंस शीट बनाए, हम यहाँ बिल्कुल बनाए। बोले आप तो ऑडिट किए हैं, बिल्कुल ऑडिट किए हैं। आप तो एक एक चीज चेक किए, हम बिल्कुल चेक किए हैं। आप ये भी बोल रहे हो कि कंपनी का टर्नओवर अच्छा है, कंपनी का डेब्ट कम है, कंपनी का प्रॉफिट हाई है। हम बोले हाँ बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं।
तो भाई सर जी हम इस बेस पे कंपनी पे पैसा लगा दें क्या? तुरंत हम क्या बोलेगा, ना 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 ये हम नहीं बोलेंगे लगा दो कि मत लगा दो, वो अपने ऊपर है। हाँ ये मेरा काम नहीं है, हम ये नहीं बोल सकता इस कंपनी का बैलेंस शीट क्लियर बहुत अच्छा है पैसा लगा दो। एज ए ऑडिटर ये मेरा स्कोप नहीं है, ठीक बात ना? यस सर। हाँ एक और केस पढ़ते हैं। गुड डीड लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर। वो डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा उठाता है और उसको यूजेबल मैन्योर में कन्वर्ट करके बेचता है, वो मतलब पेस्टिसाइड और ये सब बनाता है। इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। तो इस बहाने शहर भी साफ हो जा रहा है क्योंकि कूड़ा को वो यूज कर ले रहे हैं। During the course of audit, Zoha and Zoha firm auditor is observed that by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty of on the company. तो मैं ऑडिटर है Zoha and Zoha मान ले, और तुम जब तुम ऑडिट करने बैठा तो ये देखा तुम कि कंपनी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से एक नोटिस आया हुआ है कि आप लोग, ठीक है, आप लोग, और वो मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा रखा है कंपनी के ऊपर वो ट्राइब्यूनल कि आप लोग एनवायरमेंट रेगुलेशन को तोड़ रहे हो। मतलब तुम जिस तरीके से कूड़ा उठा रहे हो सकता है वो तरीका सही नहीं है, हो सकता है कोई भी रीजन सर। मतलब तुम कूड़ा जो भर के ला रहे हो वो शहर में गिराते गिराते ला रहे हो। कूड़ा तो आउटसाइड सिटी डंप होता है। तुम्हारा फैक्ट्री हो सकता है सिटी के आसपास कहीं इलाका में है, तो तुम वहां से वापस शहर के अंदर से कूड़ा लाते हो जो आधा रास्ता में गिर जाते हैं। कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस, और कंपनी अभी रिप्लाई नहीं किया नोटिस का। द ऑडिटर पॉइंट आउट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर ये बोल रहा है कंपनी को कि आपको ये बात नोट टू अकाउंट में लिखना चाहिए कि कंपनी को ऐसा एक नोटिस मिला हुआ है, क्योंकि शेयर होल्डर का जानने का हक है। कंपनी पॉइंट आउट दैट ऑडिटर आर गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर वर्क। Does such a matter fall within the scope of audit? सर स्कोप में तो आता है ना, मतलब रिपोर्ट में तुम सारा चीज डिस्कस करोगे। ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट करते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन का आंसर सुनो आराम से। हम तुमको तोड़ तोड़ के दो बात पूछेंगे और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अपने जब स्कोप पढ़े तब अपने एक बात पढ़े ना कि सारा चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता हो एकदम या फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकता है, अपने को उस चीज को रिपोर्ट में देखना है, डाला है कि नहीं डाला है। ठीक बात? अब हमको तुम बताओ ये नोटिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर ये नोटिस का जवाब आप नहीं देते हो टाइमली तो आप पे हेफ्टी पेनल्टी लगेगा ना। हाँ, और आपके कंपनी में ताला भी लग सकता है सर। एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत डेंजरस इशू है। अगर उन लोगों को लगा कि तुम सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, वो सारा गड़बड़ जो तुम कर रहे हो जानबूझ के कर रहे हो, तो तुम पे ताला भी लगा सकते हैं। हाँ कि ना? हाँ एकदम। हाँ तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है, तो ऑडिटर के स्कोप में भी आता है। हाँ मिला आंसर? हाँ अच्छा ये स्टडी था। नर्व्स पकड़ लेंगे हो जाएगा। हाँ तुम देख नर्व्स पकड़ना एकदम, तुम बहुत बढ़िया बात बोला है। तुमको ऑडिट ना, ऑडिट बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन तुम ऑडिट में नर्व्स पकड़ लिया ना चीज का। वो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तुम्हारा नर्व भी पकड़ता है और उससे वो बीमारी पकड़ लेता है और दवाई भी ढूंढ लेते हैं। तो तुमको भी नर्व्स पकड़ना है सब्जेक्ट का। वो नर्व मेन चीज क्या बोलते हैं, ये लॉ जैसा तो नहीं है ना, इसलिए बेकार लगता है। लॉ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है। लेकिन देख तुम्हारा मॉड्यूल ने बहुत बढ़िया काम किया है भाई, इसको बनाया लॉ जैसा ही है। देख केस स्टडी कैसा डाला है जरा गौर कर, एकदम लॉ की तरह डाले। और अपने भी हो आदित्य जैन का भी हम पुराना वाला केस स्टडी देखा था ना, एकदम पूरा मतलब पूरा लॉ की तरह केस स्टडी बना के डाला है। एज एन ऑडिटर तुमको पूरा लॉयर की तरह सोचने पे मजबूर कर दे रहे, तो अच्छा बनाया है। इसीलिए हम वो बुक ऑर्डर करेगा ही करेगा। हम तो वेट कर, हम फोन ही किया था कि अगर मिलता तो हम आज ही ऑर्डर कर देते, बट वो बोला नहीं सर ऑनलाइन, हमको ऑनलाइन कहीं नहीं दिख रहा लेटेस्ट वाला, सीए फाइनल का दिख रहा है। तो हम उसको इसलिए हम फोन किया, हम फोन किया तो बोलता हाँ सर अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हमने ठीक है बुक आएगा तो बुक से करेंगे, अभी इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ाते हैं। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant assets comprising building, machine and inventories
वे इंश्योर्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनी में आग लगा है, उसका सारा एसेट्स इन्वेंट्री सब इंश्योर्ड है। अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्विस, apart from an insurance surveyor who was deputed from assessing loss, the regional officer of insurance policy also appointed a CA for the verification of books of accounts। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक सर्वेयर को अपॉइंट किया है जो आगे लॉस को सर्वे करेगा कितना लॉस हुआ है, और जी सर। सीए को भी अपॉइंट किया है, वो ये देखेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से सब ठीक है। तो ठीक है, तुम तो बोल रहे इन्वेंट्री जल गया, तुम तो बोलेगा 20 करोड़ का स्टॉक जल गया। एक्चुअली में उस दिन 20 करोड़ का स्टॉक था क्या बड़ों में, ये तो अकाउंट से समझ में आएगा। तुम बोलेगा तेरा मशीन एक अंदर खटारा मशीन था, तुम तो बोलेगा नहीं देखो मशीन जला है, 2 करोड़ का मशीन था। अब वो 2 करोड़ का था कि 20 लाख का था, ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट बताएगा। तो एक ऑडिटर को भी अपॉइंट किया गया। ही वॉज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट एन अर्ली रिपोर्ट। वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या इसको सीए का ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे? ये जो रिपोर्ट सीए बना के देगा। बोलो सर मेन चीज यहाँ पर क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझ गया, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी है जो नहीं वो सब छोड़ दे, ये जो इंश्योरेंस कंपनी सीए को अपॉइंट किया है, हाँ और ये जो रिपोर्ट देगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्या इस रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये तो बोलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये और सीए तो अल्टीमेट तो वो वेरीफाई करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल। बिल्कुल, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ऑडिट रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है कि खाली शेयर होल्डर को ही जाता है, कोई भी। हाँ, बस ये बात है, ये जनरल ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन उस दिन पढ़े थे, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। क्या क्या एक ऑडिट में लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी समरी चार्ट दिया है, बहुत अच्छा। ये देखो, सबसे पहले बोला ऐसे, ये देखो यहाँ पर आएगा ऐसे 200। क्यों? क्योंकि ऐसे 200 क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। वो ये जो ऐसे 200 है यही बताया, ये क्या क्या बताया ऐसे 200 कि एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको अपना ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करना चाहिए, उसी में वो बताया कि ऑडिटर का लिमिटेशन भी क्या होता है। तो अब जब तुम ऑडिट लिमिटेशन का आंसर लिखोगे या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का रेफरेंस लिखोगे तो ऐसे 200 का नाम लिख सकते हो। देखो पवित्र, इस सब्जेक्ट में तुमको ऐसे इसका नाम अभी पूरा याद नहीं करना है, या ऐसे पूरा अंदर का रटना नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसे किस टॉपिक के बारे में बात करता है वो एकदम क्लियरली याद होना पड़ेगा। वो तो तुम लिस्ट बना के याद करेगा बाद में। क्यों सर? क्योंकि जब चीज बीकॉम में नहीं था, ऐसे को मतलब एक्स्ट्रा चीज जुड़ गया। मेरा बात समझ लेना, तुमको ऐसे का नाम और नंबर रटा हुआ नहीं होना चाहिए, मन में याद होना चाहिए। मतलब वो पार्ट ऑफ द लाइफ की तरह याद होना चाहिए, वोकैबुलरी की तरह। क्यों? क्योंकि जब तुम कहीं आंसर लिखेगा और तुमको लगेगा कि इस बात के ऊपर तो एक स्टैंडर्ड है, तो उस स्टैंडर्ड का तुम वहां पे रेफरेंस जरूर देगा। जैसे ही तुम लिखेगा कि ऑडिटर का लिमिटेशन क्या है या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुरंत तुम क्या बोलेगा, इट शुड बी एज पर ऐसे 200 विच इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो वो तुमको रेफरेंस में बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझा। वो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन क्या बोला, ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0। ऑडिटर ऑडिट रिस्क को 0 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो ये रहा पहला बात। पहले बोला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। अकाउंट्स मैनेजमेंट के जजमेंट पे बनता है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, डब्ल्यूडीपी मेथड हो गया, मैनेजमेंट को डिसाइड करने। ठीक बात? गलत तो दोनों ही नहीं है, गलत तो दोनों ही नहीं है। तो अब मैनेजमेंट का, अब तुम बोलेगा बाद में, मान लो तुम अपना ओपिनियन दे दिया कि कंपनी में सब ठीक है,
और बाद में पता चला ये डिप्रिसिएशन का मेथड जो कंपनी फॉलो कर रहा है ये एग्जैक्टली सही नहीं बैठा, तो यहाँ मैनेजमेंट का जजमेंट था। तुम केवल मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि आप एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीबी कर लीजिए, मैनेजमेंट बट बोल रहा नहीं हमारे लिए एसएलएम ठीक है, तो तुम उनको ये नहीं बोल सकता नहीं आप चेंज नहीं करोगे तो हम ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही मेथड सजेस्टिव मेथड है। तो सिंपल सा बात सर, मैनेजमेंट के जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो अगर मैनेजमेंट का जजमेंट राइट है कि रॉन्ग है ये पहले कोई नहीं बोल सकता, जब गड़बड़ होता है तभी लगता है कि नहीं जजमेंट रॉन्ग थी, ठीक है ना। दूसरा बात बोला नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर। ऑडिट प्रोसीड्योर में बहुत सारा लीगल लिमिटेशन है, तुम बहुत सारा चीज नहीं चेक कर सकता, ठीक है ना। तुम कोई भी एविडेंस जो मांगता है वो तुमको कौन ला के देता है, वो एविडेंस देता कौन है, मैनेजमेंट ही देगा वो। अब वो हो सकता है वो जानबूझ के उसको गलत बनाया, और फ्रॉड किया हुआ चीज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉड बहुत केयरफुली होता है ना। तो तुमको तो मानना पड़ेगा कि वो जो ला के दिया एविडेंस वही है। अब बाद में वो झूठा निकला तो तुम क्या करें। तुम्हारा नेचर कभी भी इन्वेस्टिगेशन का नहीं हो सकता, तुम खोद के चीज को नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ये भी एक रीजन है। एक और लिमिटेशन था टाइमलीनेस। हर चीज टाइमली कंप्लीट करके देना पड़ेगा ना। तुम ऐसा थोड़ी नहीं कि अब अप्रैल में ऑडिट करने बैठा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ऑडिट ही किए जा रहे। सर अक्टूबर लास्ट डेट है, सर अक्टूबर लास्ट डेट है, हमको करना ही पड़ेगा खत्म, तो कंपनी पेनल्टी खा जाएगा, नहीं तो कंपनी पेनल्टी खा जाएगा। तो सर हर चीज का टाइम लिमिट होता है। अब एक साल का अकाउंट को 3 महीना में चेक करना कभी भी पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। और लास्ट बोला ये सारी बातें जो तुम जो ओपिनियन दे रहे हो वो सब 5 डेटा पे दे रहे हो, ठीक है। अब वो 5 डेटा के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर में क्या चेंज आ जाएगा ये आज के डेट में कोई बैठ के नहीं बोल सकता, सही है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, रिकैप कर लिए तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैथ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अब हम इसी से पढ़ने जा रहे हैं। अब आता है व्हाट इज एन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट टू डू समथिंग, अपॉइंटमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट का मतलब तो यही होता है, हम तुमको किसी चीज के लिए अपॉइंट किए। अब यहाँ पे ऑडिटर को किस बात के लिए अपॉइंट करेंगे? सर ऑडिट के लिए। तो ऑडिटर यहाँ पे एग्रीमेंट, ये फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसमें ऑडिटर को क्लाइंट अपॉइंट किया है अपना ऑडिटिंग सर्विसेज देने की, ठीक है। अपने को ये बात साफ पता है ऑडिट कौन करेगा? सर एक आउटसाइड का आदमी। तो ये एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट होगा ताकि लोगों को कंपनी पे कॉन्फिडेंस रहे। तो ये है ऑडिट एंगेजमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेनिफिट ऑफ ऑडिट एंड व्हाई ऑडिट इज नीडेड। अगेन सर पता है तो ज्ञानबाजी है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हमको ऑडिट जरूरी है। तो ऑडिट से हमको क्या मिलता है? ऑडिट क्यों जरूरी है? ऑडिट का क्या फायदा है? सर हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलता है, ये फायदा है। लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आता है कंपनी के ऊपर, ये एक फायदा है ना। जी सर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में जो अप्लाइड है वो ठीक से फॉलो हो जाते हैं इस बहाने। कंपनी के शेयर होल्डर जो है ना वो डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते सर, वो रोज का काम नहीं देख सकते, इसीलिए कंपनी का अकाउंट्स मैनेजमेंट बनाते हैं। अब शेयर होल्डर कैसे भरोसा करे कि मैनेजमेंट ठीक से बनाया है कि चीटिंगबाजी की है? तो उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ऑडिट जरूरी है। एम्प्लॉयज पे एक मोरल चेक रखने के लिए सर, वरना एम्प्लॉय को पता रहेगा कोई चेकिंग करने वाला ही नहीं है तो फ्रॉड कर ही लेगा ना। लेकिन अगर उसको पता रहेगा कि कोई चेक कर सकता है, हर साल कोई ना कोई आगे चेक करेगा, तो फिर वो फ्रॉड करने से भी डरेगा, तो उसके ऊपर मोरल चेक रहेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी हेल्पफुल है टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। तुमको जो लेंडर या बैंकर है वो भी तुम्हारी रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं, आगे उधार देंगे कि नहीं। अगर तुम्हारा रिपोर्ट कंपनी के बारे में नेगेटिव है, तुम्हारा रिपोर्ट अगर कंपनी के बारे में नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है वो लोग भी लोन नहीं देगा सर।
कोई तो वही हो गया ना आपका क्रेडिट वर्दी। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं। तुम फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करते हैं, इसलिए भी ऑडिट जरूरी है। और बिजनेस में बहुत सारा ऑपरेशन है, उन पे प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं बिजनेस का, ये भी चेक हो जाते हैं। कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी है। अब एक क्वेश्चन आता है, ऑडिट क्या मैंडेटरी है कि वॉलेंटरी है? सर हम तो बोलेंगे कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस एंटिटी के ऊपर, किसी के लिए मैंडेटरी किसी के लिए वॉलंटरी। एकदम। तो ये बात मैं बोला, इट इज नॉट नेसेसरी बट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनी और कंपल्सरी। कुछ एंटिटीज है जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिनका एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उनके लिए कंपल्सरी है। और खाली लिमिट वाला भी बात नहीं बेटा, लिमिट वाला बात तो टैक्स ऑडिट के लिए जरूरी है खाली। हाँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे ऊपर जो जो लॉ एप्लीकेबल है, उनमें लॉ में अगर लिखा है ये बात के लिए ऑडिट जरूरी है। मान लो जैसे एग्जांपल बोलते हैं, तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तब तो टैक्स ऑडिट हो ही जाता। लेकिन अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस में ये रूल लिखा हुआ है कि ये लाइसेंस तभी अगले साल रिन्यू होगा जब तुम अपना ऑडिट किया हुआ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तब ऑडिट कंपल्सरी है। ठीक है, समझा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि टैक्स लॉ के हिसाब से तुम्हारा कंपनीज के लिए तो देखो ऑडिट कंपलसरी है, कंपनीज के लिए कंपलसरी है। तुम्हारा टर्नओवर 1 रुपया है कि 2 रुपया, उससे फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंपलसरी फॉर यू। लेकिन बाकी एंटिटीज नॉन कंपनी के लिए सर टैक्स के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, वही 44A। हाँ 44A भी टैक्स लॉ के हिसाब से देखना पड़ता है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर तुम क्रॉस कर रहा है तो कंपनी के लिए ऑलवेज कंपलसरी। अदर देन कंपनी के लिए उसका टैक्स लॉ देखेंगे नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम स्कूल है या कोई एनजीओ है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, तुम पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनके लिए भी कंपलसरी है। जैसे गवर्नमेंट बोल दिया ना, स्कूल को कभी ग्रांट देंगे जब वो ऑडिट करवाएगा। हाँ सर। अगर गवर्नमेंट से तुमको पैसा चाहिए एज अ स्कूल या एज अ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या हॉस्पिटल, तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो, तभी गवर्नमेंट तुमको ग्रांट देगा। तो सर उनके लिए कंपल्सरी हो गया ना। तो मतलब सर इंडिया में बहुत सारे लॉ है, जैसे एक एग्जांपल था खाली टैक्स लॉ। तो अगर तुम जिस लॉ के अंडर फॉल कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस एंटिटी, उस लॉ में अगर बोला है कि तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट जरूरी है। जैसे अभी तुमको एग्जांपल देते हैं, मेरे भाई का टर्नओवर है 44 लाख इस साल, पिछले साल का, तो टैक्स के हिसाब से तो उसको ऑडिट नहीं कराना था। नहीं, लेकिन वो क्या ना, वो एडवर्टीजमेंट का बिजनेस करता है, उसको रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मतलब वो रेलवे स्टेशन पे एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखते हो तुम, रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो देखते हो ना, बहुत सारा कंपनी का ऐड लगा हुआ है। तो वैसे ही वो उसको भी 2-3 स्टेशन, सिलीगुड़ी साइड में 2-3 स्टेशन पे ऐड लगाने का उसको परमिशन मिला हुआ रेलवे की तरफ से। टेंडर जीता था, वो टेंडर में बिडिंग किया था, वो बिडिंग जीता था, तो वो जगह उसको मिला हुआ है। तो कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे तो वहां पे ऐड लगवाता है उसको। ठीक है, तो वो रेलवे वालों का रूल है कि तुमको अगर अगली बार का टेंडर फिर से चाहिए तो पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट दो, तब उसको तो ऑडिट करा के देना ही पड़ेगा, भले उसका टर्नओवर इनकम टैक्स के हिसाब से क्रॉस नहीं करे। इनकम टैक्स वाला लिमिट तो एक है। नंबर 2 क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर जो भी गवर्नमेंट या जो भी लॉ एप्लीकेबल है उनके हिसाब से अगर ऑडिट जरूरी है तो कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है, बाकी तुम्हारा इच्छा है। ठीक है, यस सर। तो ये था। अब आता है हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को? ये तो केसेस को बहुत होता है ना, गवर्नमेंट ऑडिटर है। हाँ, तो एक एक करके बोलो। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो फिर क्या तुम्हारे यहाँ अपॉइंट ऑडिट करेगा। हाँ, ठीक है, और अदर देन गवर्नमेंट है तो शेयर होल्डर तुम्हारा एजीएम में अपॉइंट करेगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज में या गवर्नमेंट एंटिटीज या जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वहां तो क्या अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और बाकी सब जगह कंपनी का शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। ठीक है,
तो ये दो बात अभी याद रखने का, बाकी आगे जब आएगा तब बात करेंगे। कुछ कुछ केस में एक और मस्त बात बोला है यहाँ पे, there may be a situation in which auditor may be appointed by government। अगर वैसा ही तुम्हारे ऊपर कोई लॉ या रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, जैसे मान लो टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि जो तुम ऑडिट रिपोर्ट दिया है ना वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ तो झोल मत हो रहा है, गड़बड़ है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि वो ऑडिटर साइन किया है तो फिर ठीक ही है। पवित्रों का बिजनेस है, ऐसा नहीं होता। पवित्रों का बिजनेस है, नीरज चार्टेड है, नीरज साइन करके दे दिया, जी सर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा, वो नीरज साइन किया, हमको तो मानना ही पड़ेगा। नहीं उसको लग रहा है गड़बड़ है तो वो क्या बोलेगा, हम एक आदमी को भेज रहे हैं, वो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा चेक करेगा दोबारा, तो फिर वहां यानी आप वो डिपार्टमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो 3 केस पड़े सर, जिनके ऊपर या तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वहां तो क्या अपॉइंट करेगा। हम 3 बात बोला, देख लो, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज, या फिर जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उनको उनमें क्या ऑडिट करेगा, क्या अपॉइंट करेगा, सॉरी क्या अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। नंबर 2 हम लोग पढ़े, नॉर्मल कंपनी या नॉर्मल बिजनेस में शेयर होल्डर या कंपनी का ओनर, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर, ये लोग अपॉइंट करेगा। और सर अगर कोई और मैटर हुआ और आप कोई और लॉ में फंस रहे हो तो फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके ऑडिटर अपॉइंट करेगी। सही है। अच्छा सर, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको अपॉइंट करेगा, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपॉइंट करेगा पवित्रो, हाँ। मेरे को एक बात बता, वो ऑडिटर जो आएगा वो कैग से ही होना चाहिए कि कोई नॉर्मल प्राइवेट भी हो सकता है? कैग से ही होना पड़ेगा? नहीं, नॉर्मल प्राइवेट भी हो सकता है। अरे बाबा, उनको नीरज का ऑडिट रिपोर्ट पे डाउट था ना। ओ अच्छा, हाँ। तो मार्केट में तो और हजारों चार्टेड होंगे, हाँ, उनको उनमें से भी किसी को अपॉइंट कर सकता है। हर बार कैग ही आएगा ये जरूरी नहीं ना। इसलिए हम, हाँ नहीं ठीक बात, हम इसीलिए क्वेश्चन घुमा के पूछा, क्योंकि यही सब तो बात अब क्लियर होना जरूरी है। बाकी तो तुमको भी पता था, जो भी पिछले 2-3 मिनट में अपने पढ़े वो तो तेरे को भी अच्छे से पता है, लेकिन हाँ, ये घुमा के बात आएगा वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर, जिसके बिहाफ में वो अपॉइंट हुआ। अगर कंपनी का शेयर होल्डर अपॉइंट किया है तो रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर होगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपॉइंट किया है तो रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा। अगर मान ले कोई एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटल है, जहां से वही हो गया ना, वो कूड़ा वाला बिजनेस करता है तुम, और वो एनवायरमेंट बॉडी को डाउट लग रहा है तेरे ऊपर कि तुम मिसयूज कर रहे कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो। वेरी गुड वेरी गुड। अगर इंश्योरेंस कंपनी को तुम्हारे ऊपर डाउट है, वो किसी को अपॉइंट किया है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो जिसको ऑडिटर, जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट, जिसको जो अपॉइंट करेगा वो उसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है ना। तो देखो लिखा है, द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज रिटन ऑडिट रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ज्ञानबाजी दिया, ये रहा, सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। अब वो कोई भी हो सकता है जो उसको अपॉइंट किया, ऊपर तो पढ़ के आए कौन अपॉइंट करेगा। जी सर। Rohit, Gurpreet and Ali and Gorati are friends since their school days based in Mumbai. They have a clear chart. They cleared CA Foundation exam in the same attempt and now plan to appear for CA Intermediary exam. All of them are avid news listener and regularly keep track of business news even on social media. They are trying to understand new subject including auditing. Rohit, Gurpreet and Ali have started attending live coaching classes being conducted by the board of ICAI. Gorati has not been able to join live coaching classes yet as she was away for holiday with her parents. However, she planned to catch it up with the friends very soon. Ali had also joined the classes but he skipped some lectures. फालतू का ज्ञान दिया पूरा 2 पैराग्राफ में बैठ के, मतलब चाटने के अलावा कुछ नहीं किया। जो काम का बात आएगा अब आएगा। During the informal get-together, their discussion centered around new subject of auditing. They discussed many things regarding the nature, scope and benefit and other general practice issues. Gorati was regular in keeping track of audit result of companies
being published in leading newspaper. Her view was that audited financial statement of company give 100% guarantee to different stakeholders. It is the main reason behind so much reliance upon the auditing. But she could not understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after many years have gone by. उसका मानना है कि 100% स्टेक होल्डर को गारंटी है कि ऑडिटर जो रिपोर्ट में दिया है सब सही है, लेकिन उसको अभी भी इस बात पे अजीब लग रहा है कि इतने साल से ऑडिट हो रहा है बट अभी भी इतना सारा फ्रॉड क्यों निकल के आता है या रॉन्ग थिंग्स क्यों होते हैं. Ali also concurred with the view and added that when financial statements are audited, each and every transaction appearing in books of accounts is verified. However, he could not give clarity to the Gorati. तो गोरेटी पूछ रहे हैं कि इतना साल से ऑडिट हो रहा है और ऑडिटर 100% गारंटीड रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर इतना रॉन्ग्स क्यों हो रहा है. तो अली भी ये बात मान रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक एक बात चेक होता है, एक एक बात वेरीफाई होता है, बट वो इस बात का क्लैरिटी नहीं दे सका कि अभी भी इतना फ्रॉड क्यों होता है या गलती क्यों निकल के आते हैं. गुरप्रीत वॉज एन ओपिनियन दैट ऑडिटर्स वर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल चेकिंग भी ऑडिट होता है. He also had the view that audit financial statement are not a guarantee against the probable wrongdoing of financial matter to the companies. वो ये भी बोल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि क्या गड़बड़, सारा ही चीज सही मिलेगा. Not to be left behind, Rohit also jumped in fray. He supported Gurpreet and also added something of his own. अब इसके बेस पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 MCQs दिए हैं. ये आप कंप्लीट करोगे और आपको नेक्स्ट क्लास में फटाक से इनका आंसर करोगे. ठीक है जी सर. हम यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर एक टेस्ट दिया है तुमको, ये वाला टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अपने डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की पर इस चैप्टर का लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर देंगे. मतलब